हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपका आपके जैक वीडियो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों अपने हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन के किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में। और आज की क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है बेटा। तो लेक्चर नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस वाले चैप्टर के हैंडआउट में जितने भी प्रश्न लॉन्ग वाले हैं उसके सॉल्यूशन की बात हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे हैंगआउट का पूरा कहानी है। ठीक है। 21 MCQ, 7 VS, 10 ऐसे इन सब की बात ऑलरेडी हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग इस 5 लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छे से हम लोग सीख लेंगे जो भी डेरिवेशन हमारे पास है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपके हैंडआउट के क्वेश्चन नंबर 39 से। और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। तो 2006, 11, 13, 14, 16, 23 और 25 में मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस establish the relation mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। ठीक है बेटा। where the terms have usual meanings। अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये डेरिवेशन कर देना है ना। मैंने आपको बता रखा कि अगर इस डेरिवेशन में हम लोग जानते हैं कि म्यू को हम लोग एन भी लिखते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन में n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर लिखेगा तब भी आपको सेम कहानी करनी होगी। बात समझ में आई? तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये सुंदर सा बेटा फिगर बनाते हैं जिसमें हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है। और जब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखते हैं तो इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट की जाती है। जहां पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वहां से नॉर्मल बनाएंगे तो वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा जो कि आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि जब हम लोग जानते हैं बेटा अगर मान लो इधर का जो मीडियम है वो रेरर है, इधर का मीडियम मेरे प्यारे बच्चों अगर ये डेंसर है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो बच्चा क्या होनी चाहिए थी, लाइट रे को तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो बेंट करेगी किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारे पास इधर इधर बेंट कर गई। अब बच्चे लाइट रे यहाँ पे गई और यहाँ बच्चों आई पर क्या बना दिया, इसने इमेज बना दिया इस ऑब्जेक्ट का। ठीक बात है। अच्छा एक लाइट रे हम लोग यहाँ से भी डाल दी वो सीधे निकल जाती है तो यहाँ पे दोनों लाइट रे कट्टी करती हैं एक दूसरे को तो वहां पे आई इमेज बन जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को फिगर सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फिगर की सारी कहानी को मैं रब कर देता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग एम ही मान लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है तो इसको हम लोग पॉइंट एम ही मानते हैं। सारा डिस्टेंस यहीं से लिया जाएगा। तो एम से ओ तक की डिस्टेंस यू है, एम से सी तक की डिस्टेंस आर है और एम से बट्टा आई की डिस्टेंस क्या है, वी है। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है पहले मीडियम का और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू2 है। ये कहानी हमने देख ली। जहां पे इंसिडेंट रे आती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं और जो हमारे पास रिफ्रेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल आर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आती हैं आपको? एकदम सर समझ में आती हैं। अब बच्चे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि चाहे वो चैप्टर नंबर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वो चैप्टर नंबर 10 जो हमने वेव ऑप्टिक्स सीखा है थ्योरीज में। ठीक है बेटा। उन दोनों चैप्टर्स में बेटा जो हमारे पास डेरिवेशन होता है उसको हम लोग ज्योमेट्री मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री लगाएंगे। हमको 3 ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों हमको ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। ट्रायंगल ओ एम एन। ठीक है बेटा।
दूसरा ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों हमको ये दिखता है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है बेटा, वो ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरा हमारे पास ये चीज है, ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों ट्रायंगल को हम लेंगे और एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों हम कैलकुलेशन को करना चाहते हैं। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल में जैसे मान ले पहले मैं ट्रायंगल उठा लू, ट्रायंगल ओ एम एन, ठीक है बेटा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम टेन अल्फा लगा लेते हैं, ठीक है। या आप लोग सीधा कह लो कि टेन एन ओ एम लिख सकते हैं। टेन एंगल एन ओ एम ये किसके बराबर होगा? ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि एम एन बाई बेस यानी कि ओ एम के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूंगा तो ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? सी एम एन में, सी एम एन में अगर मैं लिखूं एंगल एन सी एम, एन सी एम, तो वो हो जाएगा टेन एन सी एम क्या बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर यानी कि इसमें परपेंडिकुलर एम एन है और बेस यानी कि एम सी दिख रहा है, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से जो हमारे पास तीसरा ट्रायंगल है जिसको मैं यहाँ पे अगर आपको शो कर दूं, तो वो तीसरा ट्रायंगल बच्चे ये पूरा है, ठीक है, जिसको हम एन एम आई कह सकते हैं। तो ट्रायंगल एन एम आई में जब हम देखने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे टेन एन आई एम, एंगल एन आई एम, ये क्या हो जाएगा? ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि एम एन बाई एम आई हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको दिख रही हैं? ठीक है बेटा। अरे बोलोगे ये तीनों कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है बेटा, तो हमने ये एंगल निकाल लिया। अब बच्चे जब हम लोग रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखते हैं तो लास्ट में हमको करना क्या रहेगा? लास्ट में बेटा हमको करना रहेगा स्नेल्स लॉ लगाना रहेगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू, या साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर के, यही तो होता है। वही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में। लेकिन तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद आप देखोगे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल जो बड़ा वाला दिख रहा है, अगर आई और आर के कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो ये आई क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल बच्चे दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बात समझ में आई? यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, कि जो एंगल आई है वो मेरे प्यारे बच्चों एंगल एन ओ एम और एन सी एम के बराबर होगा। एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम के बराबर होगा। इतनी बातें आपको मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना बेटा? चलिए, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये सारा कैलकुलेशन का खेल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा ही कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और करते हैं। अब हमारे पास ये छोटा सा ट्रायंगल है जिसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल दिखा सबको? दिखा सब। इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है बेटा वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं, यही लिख दूं मैं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल एन सी एम, एन सी एम वो किसके बराबर होगा? ये हमारे पास आर है और ये वाला आई वाला, तो एंगल आर प्लस एंगल एन आई एम के बराबर, एन आई एम के बराबर। तो यहां से बेटा एंगल आर भी हमको मिल जाता है ना। एंगल आर क्या मिला? एंगल एन सी एम माइनस का एंगल एन आई एम के बराबर, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन जो आर वाला और आई वाला है, यही मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए। उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे और अपनी कहानी को खत्म करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में सारी बातें जो हमने बनाई हैं वो सारी बातें आपको लिख देनी होती हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद टेन ओ एन ओ एम एन सी एम एन आई एम हमने निकाला था, वो बातें यहाँ पे हमने निकाल ली।
फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने एंगल आई की बात की तो NOM प्लस NCM हो गया। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरे प्यारे बच्चों जब एंगल बहुत छोटे होते हैं ना तो ये जो हमारे पास tan थीटा है वो बच्चे थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे tan लिखा गया है तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम एंगल केवल NOM लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, MN बाई OM के बराबर। या अगर थीटा है तो हम उसको tan थीटा लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो वही कहानी यहाँ पे हुई है कि एंगल NOM को हम लोग tan OM NOM मान सकते हैं, इसको NOC को tan NOC मान सकते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद R की वैल्यू हमने निकाल ली थी तो उसके लिए भी tan NCM और tan NIM की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब बच्चों I की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू आ चुकी है, अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाने जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। हमने कहा कि जैसे tan थीटा थीटा रहता है उसी प्रकार से sin I बन जाएगा और बच्चे sin R को हम केवल R लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है। I और R के जगह पे I और R की वैल्यू देखो हमने रख दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से आप देख सकते हो I की जगह I की वैल्यू, R की जगह पे R की वैल्यू हम रख देते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि कैसे कैलकुलेशन आप देखते हैं। μn है, ये बेटा हमारे पास mn है, ये हमारे पास OM है, प्लस ये बेटा mn है और ये हमारे पास क्या है MC है, इज इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या है बेटा μ2 है और ये हमारे पास है mn बाई MC माइनस mn बाई mi। ठीक है बेटा, तो mn कॉमन है सब जगह, तो mn से mn सब जगह कट्टी पिट्टी कर दो। ये μ1 का मल्टीप्लाई करो तो μ1 बाई OM प्लस ये हो जाएगा μ1 बाई MC इज इक्वल्स टू μ2 बाई MC माइनस का μ2 बाई MI के। ठीक है, अब MC बच्चों 2 बार है, देख लो ये MC तो इनको एक तरफ करेंगे बाकी इनको एक तरफ लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में μ1 बाई OM इसको लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाई MI बराबर हो जाएगा μ2 बाई MC माइनस का μ1 बाई MC के बराबर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो आप देख सकते हैं वही हमने किया। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा है कि OM की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं μn। OM क्या है बेटा, OM हमारे पास फिगर में देखो, फिगर कहां गया, OM क्या है हमारे पास U को हम लोग माइनस U लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे हाँ सर। तो वही बातें देखो यहाँ पे लिखा गया, OM को माइनस U, MI को प्लस V, MC को प्लस R लिख सकते हैं। तो OM को माइनस U लिख दिया प्लस μ2 इसको V लिख दिया और बच्चे देख MC कॉमन है ना तो ये जगह μ2 माइनस μ1 और ये MC नीचे है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, देखो ये प्लस वाला तो इसको पहले लिख लो, तो μ2 बाई V माइनस का μ1 बाई U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और ये MC की वैल्यू R। तो बस मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आपका हो चुका, यहां तक आपको करना होता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे लिए। उम्मीद करता हूं कि सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। यही बातें सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में हमारा पास डेरिवेशन है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में सारी बातें लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम कैलकुलेशन, फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये वैल्यू हमको यहां तक हमको पहुंच करके काम खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हैं कि 2006, 11, 13, 18 और 20 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय थिन प्रिज्म आप इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं बहुत पतला सा, फिर यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट, आप देख पा रहे हैं कि फिगर बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट से लाइट डालेंगे, जहां पे इंसिडेंट होगी वहां पे नॉर्मल बनेगा, फिर से मेरे प्यारे बच्चों लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। लेकिन जैसे देखो यहाँ पे दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है इसका और एक सरफेस ये है, मतलब कोई भी लेंस होगा तो उसके पास दो सरफेस होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो बस यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है कि फर्स्ट सरफेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा तो जो हमारे पास इमेज बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो I1 बनेगी, ठीक है। उसके बाद लाइट रे जैसे ही सेकेंड सरफेस से पहुंचेगी फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार लाइट रे बेटा N2 से N1 सॉरी N1 से N2 में जा रही है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। N1 से N2 में जा रही है, यहाँ पे जो हमारे पास ग्लास है या लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 माना। तो पहले तो बच्चे यहां से जब लाइट रे गई तो N1 से N2 में गई, जैसे ही सेकेंड वाले पे आएगी तो अब बच्चे हमारे पास लाइट रे N2 से फिर से N1 में आएगी। अरे इधर तो N1 ही है ना, लेंस है उसके चारों तरफ एयर है, तो पहले लेंस में गई तो N1 से N2 में गई, फिर से N2 से N1 में बाहर आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मान लो दूसरा सरफेस नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इमेज यहाँ पे I1 बन जाता, लेकिन दूसरा सरफेस है तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये लाइट रे और मुड़ जाएगी और उसका इमेज पहले ही बन जाएगा I। अब इसमें फिर से समझने वाली बात है कि अगर हम फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस की बात करते हैं, फर्स्ट सरफेस यहाँ पे पूरा लिख दूं क्या मैं, फर्स्ट सरफेस और ये मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखो ऑब्जेक्ट कौन है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बेटा O है और इसके लिए बेटा इमेज कौन होता है, I1 होता है। और जब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है, यही I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसका इमेज मेरे प्यारे बच्चों कौन है, I है। फिर से यही बात समझ में आई। अब दोनों के लिए अब इसमें कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं कि दोनों सरफेस के लिए हम लोग ये जो अभी जस्ट डेरिवेशन करके आ रहे हैं ये वाला डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये बच्चों दोनों सरफेस के लिए अलग अलग हम लोग बच्चे लिखते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ऐसे इस फॉर्मूला को लिखूंगा N2 से N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, इस फॉर्मूले में आपको समझने वाली बात क्या थी, जब हमने थ्योरी में आपको समझाया था तो समझने वाली बात यही है कि N1 वो मीडियम है जिससे लाइट रे जा रही है और N2 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रही है, फॉर्मूले में यह बात है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो देखो जब फर्स्ट सरफेस के लिए इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा तो तब तो ठीक है, N2 में जा रही है तो N2 की जगह N2 रहेगा। इसके लिए इमेज कौन है बच्चा, I1 है। I1 का डिस्टेंस यहां से कितना लिखा है, V1 लिखा है, तो उसको लिख लो V1 माइनस का N1 मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, और इसकी बच्चों इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, U है, तो ये बात एकदम ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N1 और इसका बच्चे मान लिया हमारे पास रेडियस R1 है। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, पहले सरफेस का रेडियस मेरे प्यारे बच्चों R1 हो जाएगा और क्या, ठीक है। चलिए अब यही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों सेकंड सरफेस के लिए हम लोग लगाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला है और अब हम लोग इसी फॉर्मूले को सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे। अब सेकंड सरफेस में आपको जानना ये है बेटा कि देख फर्स्ट सरफेस के लिए लाइट रे क्या हो रही थी, N1 से N2 में जा रही थी और सेकेंड सरफेस में क्या है, N2 से N1 में जा रही है। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला में N2 है वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या बनेगा, N1 बन जाएगा। तो यही तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे N2 की जगह पे N1 और बच्चे फाइनल वेलोसिटी V पे बन रही तो V हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा N2 और बच्चे इसका जो इमेज कहाँ बन रहा है, I1 सॉरी इसका ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, तो उसका बच्चे डिस्टेंस क्या है, V1 है, तो इसको V1 लिखेंगे और यहाँ पे N1 माइनस N2 बाई R2 लिख दिया जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यही बातें आपको समझनी होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा
इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा ना हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करते हो तो आपको N2/V1 N2/V1 कट्टी पिट्टी हो जाता है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। और हमारे पास बचा क्या, हमको मिला N1/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिला N2 माइनस N1/R1, और इधर मिल गया N1 माइनस N2/R2। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। अब आप कहेंगे सर N1 कॉमन ले लो ना, तो ले लिया 1/V माइनस का 1/U। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है, देख मैं अगर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, N2 माइनस N1 बन जाएगा। तो वही मैं लिखना चाहता हूँ N2 माइनस N1/R1, माइनस साइन कॉमन लिया तो N1 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए N2 को पहले लिख दो, N1 को माइनस लिख दो। क्या कोई फर्क पड़ा क्या इस पे? जब माइनस का साइन से इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसा ये है वैसा ही रह जाएगा। बात समझ में आई? तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ये N1 है 1/V माइनस 1/U, ठीक है। N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया और यहां बचा 1/R1 माइनस 1/R2। सब कुछ बढ़िया है। मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस N1 को अब इधर लेके जाएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/N1, और ये हो जाएगा बेटा 1/R1 माइनस 1/R2। बहुत आसान है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U। इसको बेटा N1 से डिवाइड कर देते हैं तो N2/N1, और ये N1 N1 1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ में आई? एक लाइन और इसको बढ़ा सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 N2, ठीक है, माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखो अब जुगाड़ मेथड में मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा आप इसको 1/F लिख सकते हो, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, है ना बेटा, कि जब इमेज मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा। या जब जब बच्चे जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस बनेगी। ऐसे हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। तो चलो यहाँ तक मैं आपको पहुंचा दूं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है दो बातें जो लिखी गई हैं इसमें, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते जाते हैं। दोनों कैलकुलेशन हो चुका, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां तक पहुंच चुके। अब मैंने कह दिया कि डायरेक्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, आपको उतना गलत नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, काम खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है ना बेटा। और अगर हम लोग बाकायदे से करेंगे तो वो चीजें ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कैसे, कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी, इसलिए वो 1/F बन जाता है। बात समझ में आई? लेकिन आप उस तुरंत बाद अगर ये लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बात समझ में आई? तो मैं इसको यहाँ पे मान लो अगर मैं रब कर देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप बेटा ये कहानी लिखने के बाद भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, चीजें और अच्छी रहेंगी, ठीक है बेटा। चलिए अगर मान लो एक मीडियम उसमें मेरे प्यारे बच्चों एयर है, तो N2/N1 को सीधा हम लोग N लिख सकते हैं, क्योंकि एक 1 बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास मेन फॉर्मूला बन जाता है 1/F इज इक्वल टू N माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अब इसी का सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी एकदम हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी वाले भी एकदम डरना नहीं है, ऐसे ही सब कुछ चीजें सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी अंतर नहीं है। अपने हैंडआउट के क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ प्रिज्म सो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू
साइन ए प्लस लेमडा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है बेटा। या आपसे कहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ठीक है, दोनों बातें कहेगा तो आपको यहां तक डेरिवेशन करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा प्रिज्म बनाएंगे। ए बी सी हमारे पास क्या बेटा, एक प्रिज्म है। ठीक है, जिसके ए बी वाले सरफेस पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, पी क्यू लाइट इंसिडेंट हुई। तो जैसे ही इंसिडेंट होता तुरंत वहां पे नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा, आई है। उसके बाद जो हमारे पास रे है वो बच्चा रेरल से डेंसर में जा रहा है, इसलिए नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। तो कहां से कहां तक जाएगा, क्यू से पी तक जाएगा, आपको साफ साफ फिगर में दिख रहा है। फिर यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन। उसके बाद आपको पता है कि अब डेंसर से रेरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये निकल गया। तो जो आर से एस है इसको हम इमरजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हमने क्या किया कि ये जो इंसिडेंट लाइन है इसको हमने आगे खींचा और जो इमरजेंट लाइन है इसको हमने पीछे खींचा। दोनों जहां मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको हमने पॉइंट एम कह दिया, और जो दोनों एंगल बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, और उसी के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो इस कैलकुलेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ए को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, इतनी बातें आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल बच्चा 90 डिग्री का है। क्यों बेटा, क्योंकि भैया ये नॉर्मल पड़ा हुआ है इस पे, तो सरफेस पे नॉर्मल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल 90 है, ये भी एंगल है। तो इस क्वाड्रिलेटर में आप क्या लिखेंगे, आप ऐसा देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आती हैं, बात समझ में आई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा हमको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, ये वाला नीचे वाला जो हमारे पास क्यू एन आर वाला ट्रायंगल है। तो क्यू एन आर वाले ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखा कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, इस एंगल को हम R2 बोल रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर ये भी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसी दोनों इक्वेशन से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों 180 के बराबर है, तो क्यों ना हम एंगल ए प्लस क्यू, अब एंगल ए को केवल ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यू एन आर, क्यू एन आर इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, लिख सकता हूं। यहां से क्यू एन आर से क्यू एन आर कट जाएगा, तो यहां से आपको मिल गया ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमको एक कैलकुलेशन मिल रहा है, एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है बेटा, हमारा मकसद क्या है, यहां भी हमारा मकसद है मेरे प्यारे बच्चों एंगल आई और एंगल आर को कैलकुलेट करना। ठीक है, बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बेटा यहाँ पे, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। एक सेकंड बेटा जी,
तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि इस जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है मेरे प्यारे बच्चों इस डेल के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो बच्चा ये पूरा एंगल तो आई के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बच्चा क्या हमारे पास r1 है, तो क्या मैं इसको i माइनस r1 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल। उसी हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल E होगा, तो ये हो जाएगा बेटा E माइनस R2 के बराबर। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो डेल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल्स टू दोनों इंटीरियर एंगल का सम, तो उसको लिखा जाएगा I माइनस R1 प्लस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर, E माइनस R2 के बराबर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अब बेटा हम लोग देखो यहाँ पे R1 भी है R2 भी है, तो डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, और ये माइनस जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इतनी बातें सबको क्लियर होंगी कि जब हम लोग यहाँ से देखो, एक लाइन में और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, I प्लस ई, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन थर्ड से आप इसकी जगह पे a नहीं लिख सकते हो क्या? आप कहेंगे हाँ सर, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I प्लस ई माइनस ए के बराबर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। बात समझ में आई? तो ये सारा कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के केस में बेटा, मिनिमम डेविएशन के केस में मेरे प्यारे बच्चों जो डेल होगा उसको हम डेलियम कहेंगे, ठीक है, जो डेल होगा मेरे प्यारे बच्चों हम उसको डेलियम कहेंगे। R1 R2 मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, R कहेंगे, और I और E भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम डेविएशन का, तो इसको हम लोग याद करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ से मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा, थर्ड से हमको अब मिलेगा, अगर हम क्या रख दिए, R1 R2 को R रख दिए, तो A इक्वल्स टू क्या मिला, R प्लस R प्लस R, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 2R, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, A बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या बनने वाला है हमारे लिए बनने वाला है, अगर हम I इक्वल्स टू E रख दें तो हमारे पास डेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2I माइनस ए। तो यहां से बेटा हम लोग क्या, अच्छा डेल को हम लोग डेलियम लिखेंगे ना, तो बच्चे यहां से हम I का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेलियम इज इक्वल्स टू 2I, और इधर मेरे प्यारे बच्चों ए को लेके आऊंगा तो इसको लिख दूंगा बेटा डेलियम प्लस ए के बराबर। ठीक है, तो बेटे प्यारे बच्चों यहां से हम I के लिए लिख सकते हैं डेलियम प्लस ए बाई 2। ठीक है, डेलियम प्लस ए बाई 2। अब देखो R की वैल्यू आ चुकी, I की वैल्यू आ चुकी, तुरंत हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्नेल्स लॉ होता है हमारे पास N2 बाई N1 या 1N2 जो भी आप लिख लो, या सीधा लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहला मीडियम अगर एयर मान रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R के, सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो N की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, I की वैल्यू I के जगह पे रखेंगे, और R की वैल्यू बेटा R के जगह पे रखा जाएगा, डेलियम प्लस ए बाई 2, डेलियम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन R यानी कि ए बाई 2 के। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है?
ठीक है बेटा। तो ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों अपने पास किसका, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये कहानी आपको साफ साफ मेरे प्यारे बच्चों इन पूरे कैलकुलेशन में दिखेगी। हमने आई की वैल्यू निकाल ली, हमने आर की वैल्यू निकाल ली मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग लास्ट में स्नेल्स लॉ लगाएंगे और इस वैल्यू को पुट कर देंगे, अपना कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। बताओ क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? बोलो बेटा जी। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास यही चीज एकदम हिंदी में है। ठीक है, इसको एकदम सेम टू सेम आपको फिगर बनाना है, लिखना है और कैलकुलेशन भी एकदम सेम टू सेम करना है। आई आर की वैल्यू निकालनी है, स्नेल्स लॉ लगाना है मेरे प्यारे बच्चों और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, with the help of ray diagram describe the construction working of a compound microscope when the final image is formed at the least distance of distinct vision, derive an expression for magnifying power। तो ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कि 7, 9, 12, 17, 24 में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको डिफिनीशन लिख देना है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज इमेज ऑफ स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट। This enlarged image subtends a larger angle at the eye, making the object appear bigger than when viewed directly। ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन की बात करें इसमें क्या क्या होता है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है, दो लेंस होते हैं, आई पीस और बेटा ऑब्जेक्टिव। तो दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ कौन होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है और आई पीस की जगह हम अपनी आंख लगा करके उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन है। हमारे लिए जो रे डायग्राम बनाना है वो मेरे प्यारे बच्चों ये रे डायग्राम, अब इसी रे डायग्राम से हम सारी बातें सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा और ये हमारे पास आई लेंस है। साफ साफ सब कुछ लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे हमारे पास आई पीस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास होगा, जिसकी हाइट हमने h रखी है। ठीक है बेटा, यहां से दो रे डालेंगे तभी तो रे डायग्राम बनेगा। तो दो रे हमने डाला, एक पैरेलल डाला, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से डाल दिया। दोनों रे मेरे प्यारे बच्चों कहाँ काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? अच्छा, अब बच्चे इन दोनों आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि बेटा जो ये इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव का ए डैश बी डैश, वो मेरे प्यारे बच्चों इसके फोकस और लेंस के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम करता है। ठीक है बेटा, तो हमने सीखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि एक बेटा क्या होता है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन इमेज जब मेरे प्यारे बच्चों उसके फोकस और लेंस के बीच में होती है तो उस इमेज का ऑब्जेक्ट जब लेंस और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है बेटा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बनती है। तो बेटा इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता था। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। तो अब क्या होगा, आई पीस के लिए ए डैश बी डैश क्या बनेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर से यहां से लाइट रे आएंगी और मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम इसको मिला देंगे पीछे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इनलार्ज और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये रे डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों आपको बना देना है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना बेटा मैग्नीफाइंग पावर, जो कि होता है m इज इक्वल्स टू tan अल्फा बाई tan बीटा के। ठीक है, tan अल्फा बाई tan बीटा, tan अल्फा बाई tan बीटा। tan अल्फा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, tan बीटा बाई tan अल्फा, उल्टा मैं लिख रहा हूं। tan बीटा होता है ऊपर और tan अल्फा होता है नीचे। बीटा को मेरे प्यारे बच्चों केवल आप एंगल बीटा बाई एंगल अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं।
ठीक है, जो भी आप लिख लीजिए। तो मेरे पास tan बीटा क्या होता है कि जो फाइनल इमेज बनती है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना हमारे पास विजुअल एंगल बन रहा है, ये विजुअल एंगल है, ठीक है। और मेरे पास उसी प्रकार से tan अल्फा भी विजुअल एंगल है। लेकिन देखो tan बीटा कब है, tan बीटा मेरे प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, जब हम इस माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब हमारे पास विजुअल एंगल क्या है। और जब बच्चे बिना इस माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो जो विजुअल एंगल होगा उसको हम tan अल्फा लिखेंगे। तो tan अल्फा सीधा सीधा इस ऑब्जेक्ट का हाइट और डिवाइड बाय डी हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू एकदम सिंपल है, ए बी बाई डी हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसके वर्किंग के बारे में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे पास इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें लिखने के बाद आप हेडिंग डालोगे क्या, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यही तो हमको करना था डेरिवेशन और मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो वही सेम फिगर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अल्फा के लिए इसको बना लिया, tan अल्फा के लिए ये है, और बच्चे tan बीटा यहां से आएगा। बात समझ में आई। तो tan अल्फा और tan बीटा का बच्चे कैलकुलेशन, मैग्नीफाइंग पावर का हमने सबसे पहले डिफिनीशन दे दिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों m बराबर tan बीटा बाई tan अल्फा हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो tan बीटा बच्चे h डैश बाई यूई है। तो आ जाते हैं अपने फिगर में, अपने फिगर में देख, ये हमारे पास बच्चे tan बीटा यहां से निकलेगा। अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखो, इस छोटे से ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों जब tan बीटा आप लिखने जाओगे तो tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सर हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, a डैश b डैश दिख रहा है ना बेटा, तो इसको लिख लो a डैश b डैश। और मेरे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस हमारे पास है b डैश e। अच्छा a डैश b डैश क्या है बच्चा, वो है h डैश। और e डैश b डैश e क्या है, देखो हमने लिखा ue, मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो उसको यूई लिख लिया। अब बच्चे यहां से tan अल्फा निकालते हैं इस वाले फिगर से, ठीक है बेटा, इस वाले फिगर से हम tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा क्या होता है, ए बी बाई डी के बराबर। ए बी को हम यहाँ पे h कह रहे हैं और डी तो डी ही है। तो इन दोनों वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, m के जगह पे रख देंगे, ठीक है। चलिए रख दीजिए, देख लो रख दिया गया। h डैश बाई यूई ऊपर है, h बाई डी नीचे है। तो मेरे प्यारे बच्चों h डैश बाई h और d को ऊपर कर देंगे तो d बाई यूई ऐसे हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों कमाल की बात ये है कि ये जो h डैश बाई h है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों MO है। MO मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। हाइट ऑफ इमेज h डैश है और h क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है। उसी प्रकार से बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके मैग्नीफाइंग पावर को बच्चों हम ऐसे भी देखते हैं m नॉट इंटू एमई, ठीक है, MO बाई एमई। तो एक फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रखना MCQ क्वेश्चन के लिए कि MO इंटू एमई के बराबर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बच्चे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है बेटा। अब बच्चे हम इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आप इसको बेटा VO बाई यू नॉट भी लिख सकते हो। VO बाई यूओ मतलब जहां पे O लिखा गया है आपको याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है बेटा। तो हमने A लिख दिया। तो जहां पे हमारे पास MO है उसको बच्चे VO बाई वी यूओ भी लिख सकते हैं। और एमई मेरे प्यारे बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम करता है। तो उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला हम लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, लगा पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आई पीस क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर होता है वो डी बाई यूई, और यूई की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास 1 प्लस डी बाई एफ आ जाता है। तो देख यानी कि हमारे पास जो MO बना वो क्या बना, V नॉट बाई यू नॉट, ठीक है बेटा, समझिएगा बात को। और एमई क्या है हमारे पास, 1 प्लस डी बाई एफ है। अब दोनों को मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डाल दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। बात समझ में आई। तो M इज इक्वल्स टू V नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। अब इसी में बच्चों हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बातचीत करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग एक चीजें मानते हैं क्या, एट द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस F4 ऑफ द ऑब्जेक्टिव देयरफॉर UO इज इक्वल्स टू माइनस F4।
जब हमने मान लिया कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उससे फोकस बहुत नजदीक है, तो इसलिए मान लो बच्चे वो फोकस पे ही रखा गया है। ठीक है, मान लिया ऐसा। Also, image A dash B dash is formed close to the eye lens whose focal length is short. Therefore, V naught is equals to L, जिसको हम length ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब कह रहे हैं या डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कह सकते हैं। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं कि U नॉट की जगह पे हम माइनस F4 सॉरी UO की जगह पे माइनस का F4 रख सकते हैं, V नॉट की जगह पे L रख सकते हैं। देख तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, अभी समझिएगा। M इज इक्वल टू आया था VO बाई UO और ये आया था D1 प्लस D बाई FE, ये तो था 1 प्लस D बाई FE। ठीक है बेटा, ये हमारे पास MO है, ये हमारे पास ME है, यही तो है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, VO के जगह पे हम लोग L रख देंगे और UO के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग F नॉट रख रहे हैं, यही तो रख रहे हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, F4 रख रहा है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे, माइनस है तो इसलिए माइनस को बाहर ले लेंगे, F नॉट और ये 1 प्लस D बाई FE। तो एक फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी हमको दिख सकता है। ठीक है, लेकिन मेन फॉर्मूला आपके पास क्या है, यही है, यही मेन फॉर्मूला है। बात समझ में आई? तो ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, और इस कंडीशन में जो हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वो L इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस UE के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। अब बच्चे जब इमेज कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल इमेज जब हमारे पास इनफाइनाइट पे बनेगा तो उसके लिए कंडीशन हम लोग थ्योरी में सीखे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमारे पास बात हो रही थी, मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने वो बातें यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि हम लोग थ्योरी में दो बातें करते थे। देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ वही लिखा गया है ना बेटा, क्वेश्चन 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 देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, देखो when the final image formed at least distance of distinct vision। ठीक है बेटा, बात समझिए। और जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनता था तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ जाता था, तो उसको नहीं करिए। ठीक है, जितना कह रहा है उतना ही आंसर दीजिए, बात खत्म करिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, ये हमारे पास इसी का हिंदी है, सेम टू सेम, जिसको आप आराम से देख सकते हैं सभी लोग। ठीक है, सेम टू सेम बातें मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी करनी है, तो जिसका भी हिंदी वाला है तो आप अपना हिंदी वीडियो पॉज करके मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन एकदम सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है कहीं भी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है अपने हैंडआउट सॉल्यूशन का। ठीक है, यही तो हैंडआउट में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, कंपाउंड सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है कभी। ठीक है, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले आप ऐसा फिगर बनाएंगे, फिगर लगभग सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बस अंतर क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा होता है किससे, आई पीस से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी है, वहां से दो पैरेलल रेज आती हैं और मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पे कट्टी पिट्टी कर देंगे, और कहाँ पे करेंगी, आई पीस के फोकस और लेंस के बीच में, ये हमेशा करना है। ठीक है बेटा, अब जब यहाँ बनेगा तो आपको पता है कि यही इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर फाइनल इमेज हमारे पास कहाँ बन रही है, ए डैश बी डैश पे बन रही है। ठीक है बेटा, तो ये इसका रे डायग्राम है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों फिर से tan बीटा और tan अल्फा निकालते हैं, तो मैं यहीं भी आपको बता देता हूं। देखो m इज इक्वल्स टू tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक है, बीटा मेरे प्यारे बच्चों निकालो, देखो यहाँ पे फिर से वही बीटा, ये छोटा सा ट्रायंगल है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a डैश b डैश, जो कि इसका परपेंडिकुलर है, और बच्चे बेस क्या है हमारे पास, FOE के बराबर, FOE के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलोगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चे फिर से क्या हो जाएगा,
हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश, और इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको यू ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। वही सेम टू सेम बच्चे अल्फा के लिए देखो। अब अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो अल्फा को भी हम इसी कैलकुलेशन से निकालेंगे। अब ये वाला हमारे पास जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा, और बच्चे जो हमारे पास बेस है वो क्या है, ओ एफ ओ के बराबर है। ठीक है, तो इसको सीधा हम लोग एफ नॉट रख सकते हैं। तो ये चीजें बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास टेन बीटा क्या हो जाएगा, अरे यार, अच्छा एक काम करता हूं, मैं पहले इसको टेन बीटा लिख देता हूं। ठीक है, टेन बीटा। अब यहाँ पे हम टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई एफ ओ, यही तो होगा, क्योंकि यहां से हमारे पास क्या है बेटा, इसके फोकस तक की दूरी है। अब बच्चे हमारे पास टेन अल्फा टेन बीटा निकल चुका है, तो हम लोग सीधा m इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा निकालेंगे और अपना मान रख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो टेलीस्कोप के बारे में सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख देंगे। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप इज यूज्ड ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाई मैग्नीफाइंग देम एंड मेकिंग देम अपीयर क्लियर। It is an optical instrument that typically uses a combination of two lenses, the objective lens and eyepiece lens. The objective lens has a larger aperture and longer focal length compared to the eyepiece. The large aperture of the objective lens allows more light to enter the telescope, and its long focal length helps in forming a detailed image, which is then magnified by the eyepiece. ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्नीफाइंग पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर का हम डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला। तो जो बातें हमने वहां पे की वो बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर से मैं लिख देता हूं कि टेन बीटा हमने क्या कहा, टेन बीटा हमने कहा कि ए डैश बी डैश बाई बेटा क्या है हमारे पास बी डैश ई है ना, हाँ बी डैश ई है। ठीक है बेटा, फिर मेरे प्यारे बच्चों टेन बीटा हमने निकाला, सॉरी टेन बीटा निकल गया, टेन अल्फा हमने निकाला। टेन अल्फा हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश, यही तो है, ओ से बी डैश की दूरी, तो ओ डैश सॉरी ओ बी डैश, उन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों हमने रखा। तो आप देख पा रहे हो कि जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट्टी पिट्टी हो जाएगा, और ये ओ बी डैश कूद के ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा एम इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा निकाल लिया हमने। तो ओ डैश ओ बी डैश बटे बी डैश ओ है। अब आप फिगर में देखो, ओ बी डैश ओ और ये बी डैश, ये क्या है, एफ ओ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग एफ नॉट लिख सकते हैं या एफ ओ लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और बी डैश ई क्या है बच्चों, यूई के बराबर, तो हमने इसको लिख दिया। तो इसलिए हमारे पास बेटा इसका मैग्नीफाइंग पावर है वो हो जाएगा माइनस का एफ ओ बाई यूई के बराबर। ठीक है, इतनी बात आप समझते हैं। अब फिर से इस कहानी बच्चे वन बाई यूई का मान आप लोग क्या करेंगे, वही लेंस के फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो वहां से वन बाई यूई की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। देख लो आप कि v हमारे पास कहाँ है बच्चों, माइनस डी पे, u इज इक्वल्स टू माइनस यूई पे, और f इज इक्वल्स टू प्लस एफ के लिए। तो हमने इस वैल्यू में सारी वैल्यू डाली, तो एक बटे यूई का मान निकल जाएगा एक बटे एफ प्लस एक बटे डी के बराबर। अब यही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको डाल देनी होती है, तो वो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे डाल चुके हैं, तो हमारे पास ये बच्चों इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई। अब इस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वो एफ नॉट प्लस एफ के बराबर होता है। ठीक है, और जब बच्चे जो इमेज बनती है इनफाइनाइट पे तो यूई की वैल्यू एफ हो जाएगी। तो सीधा सीधा हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम लोग ये वैल्यू लिख देते हैं। और इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप है वो मेरे प्यारे बच्चों एफ ओ प्लस एफ के बराबर होता है। ठीक है,
वही सेम हालचाल मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हिंदी में सारी बातें हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन मैंने कहा कि बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि बच्चा सूक्ष्मदर्शी आपसे पूछा गया है, ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, है ना, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है, बोलो। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे प्यारे बच्चों आपको जरूर याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इस वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसमें 5 हमारे पास क्वेश्चन थे बड़े बड़े, ठीक है, और ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे और आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखिएगा। हर एक चैप्टर के बच्चे, अभी तक जो भी चैप्टर थे हमने उसको दो दो वीडियो बनाए। पहले वीडियो में बेटा हमने एमसीक्यू का सॉल्यूशन दिया, दूसरे वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो दिया। पहले में एमसीक्यू और वीएस से, दूसरे में बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग। लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है इसका, क्योंकि वेटेज ज्यादा है। 10 से 11 नंबर का हर साल सवाल इससे पूछा जाता है बेटा, इससे भी, और जो अगला हमारे पास है वेव ऑप्टिक तरंग प्रकाश की, उससे भी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको अच्छे समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों अपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के हैंडआउट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।